नमस्ते प्रणाम। मैं विशु राय हाजिर हूँ आज फिर एक नई कहानी के साथ, विश्व वारदात तक एक और नए एपिसोड के साथ। आज की इस कहानी को सुनने के बाद वाकई में आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आपके होश उड़ जाएंगे। आज की घटना ही कुछ ऐसी है, लेकिन कहानी बेहद ही रोचक है। कहानी शुरू करें उससे पहले जितने भी हमारे प्यारे भाई बहन साथी चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर भी करें। अपना आशीर्वाद और प्यार अपने प्यारे भाई, अपने दोस्त पे बनाए रखें। आते हैं आज की कहानी पर। आज की जो कहानी है बिहार राज्य के औरंगाबाद जिले की है। औरंगाबाद जिले में ही एक थाना लगता है, थाना गरुआ थाना। गरुआ थाना के अंतर्गत एक गांव पड़ता है, लकड़ाही गांव। लकड़ाहू गांव में एक परिवार रहता था, सुखदेव का परिवार। सुखदेव काफी संपन्न व्यक्ति थे, संपन्न परिवार था। उनके दो लड़के थे, एक का नाम अमन यादव था, एक का नाम अशोक यादव था। अशोक यादव इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट कर उसकी जॉब दिल्ली के ही एक कंपनी में लग जाती है। वो अब सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। अब सिविल इंजीनियरिंग की किसी कंपनी में वह लग जाता है। जैसे ही उसकी जॉब लगती है, अब उसको नौकरी तो मिल गई होती है, अब छोकरी की जरूरत होती है। उसके पिता अब लड़की ढूंढने लगते हैं। तभी पास के ही एक गांव का एक उपेंद्र यादव करके उनका मित्र रहता है। वह अपने ही रिश्ते में उस अशोक की शादी फिक्स कर देता है। लड़की का नाम रागिनी रहता है। रागिनी बेहद ही खूबसूरत रहती है, काफी पढ़ी लिखी रहती है। अब दोनों को एक होटल में बुलाया जाता है देख रेख के लिए। दोनों की देख रेख होती है। लड़के और लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, परिवार एक दूसरे को पसंद करता है। इसी बीच एक व्यक्ति ऐसा रहता है जो बार बार लड़की को टच करता रहता है, अजीब तरीके से। ऐसा लग रहा हो जैसे उसका वह प्रेमी हो, बेहद ही प्यार करता हो, या फिर उसका भाई हो। उस व्यक्ति की उम्र 35 साल रहती है। लड़का सब कुछ देख रहा था, उसको पसंद नहीं आ रहा था। अपने भाई को बुलाता है और भाई से उसकी शिकायत करता है। तो भाई कहता है कि तुम खामोखा शक कर रहे हो, शहर में रहते हो, शहर से आए हो, तो शहर की सोच गांव में नहीं चलेगी। गांव में सभी लोग ऐसे ही भाई बहन से प्यार करते हैं। लड़का चुप हो जाता है। अब शादी की डेट फिक्स हो जाती है और शादी 29 मई को उसकी शादी होती है। शादी के दिन जब दूल्हा फेरा ले रहा होता है, तो वह व्यक्ति फिर दुल्हन को किसी लेडीज, यानी कि कहते हैं कि हमारे यहाँ दुल्हन को हमेशा नाउन बोलते हैं, या कोई औरत होती है वह दुल्हन को ले जाती है, ले आती है। लेकिन वह व्यक्ति दुल्हन को ले जाता था और ले आता था, और कभी कभी वह गलत तरीके से भी दुल्हन के साथ पेश आता था और दुल्हन मुस्कुराकर टाल देती थी। हंसी मजाक वह दुल्हन के साथ करता था। यह बात दूल्हे को पसंद नहीं आ रही थी। अब दूल्हा काफी नाराज होता है। कई लोग दूल्हे को मनाते भी हैं। शादी हो जाती है। 30 मई को वह दुल्हन की विदाई कराकर अपने घर लेकर आता है। सुहाग रात की तैयारी चल रही होती है। दुल्हन के साथ वह सुहाग रात मनाता है। अगले दिन शाम को 7:30 बजे करीब वह घर से किसी काम के लिए निकलता है। अशोक कुछ लेने के लिए 7:30 बजे शाम को घर से बाहर निकलता है, लेकिन वह घर नहीं लौटता है। जब घर नहीं लौटता है, काफी देर हो जाती है, करीब 11 से 12 बजे रात हो जाती है। तो उसके घर वाले परेशान होते हैं, बहू समेत, सास ससुर समेत सभी लोग परेशान होने लगते हैं। और उसको जब फोन लगाते हैं तो उसका फोन स्विच ऑफ रहता है। अब घर वाले परेशान हो जाते हैं, रिश्तेदारियों में फोन लगाते हैं, आसपास दोस्तों के पास भी फोन लगाते हैं, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता है। अब सुबह 4 बज जाता है। परिवार वाले काफी परेशान होते हैं। जैसे ही सुबह होती है, वह पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस में उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराते हैं। जब वहाँ का जो एसआई होता है, वो पूछता है कि आखिर रात में बच्चा गया, बिना बताए किसी को गया, कुछ पता भी नहीं है, कहीं तो गया होगा, कुछ तो पता होगा। परिवार वालों ने कहा हमने काफी तलाश की है बच्चे की, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। अभी 1 दिन पहले उसकी शादी हुई थी। अब पुलिस जैसे ही तलाश करने के लिए निकलती है, तैसे ही पता चलता है कि पास के ही जीटी रोड पर एक लाश पड़ी हुई है। एक शव पड़ा हुआ है, किसी लड़के का है। लड़के की उम्र 24 से 25 साल रहती है।
पुलिस अब मौका वारदात पर पहुंचती है तो देखती है कि जो फोटो मिला रहता है अशोक का, जो लड़का गायब रहता है, वह सब उसी अशोक का रहता है। उसके शरीर पर कई धारीदार हथियार के निशान रहते हैं। अब पुलिस उनके घर वालों को फोन करती है और जैसे ही घर वालों को इस बात की सूचना मिलती है कि उसके लड़के की बॉडी मिली है, डेड बॉडी मिली है, अब उसके घर वाले परेशान हो जाते हैं, रोने लगते हैं, चीखने लगते हैं, सभी लोग परेशान हो जाते हैं। अब वहां से सभी लोग भागे भागे आसपास जो भी लोग सुनते कि अशोक का कत्ल कर दिया गया है, अशोक की बॉडी मिली है, सभी लोग पहुंचते हैं और पुलिस बॉडी को लेकर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि व्यक्ति की धारदार हथियार से कत्ल किया गया है, गले पर चाकुओं के निशान थे। यह मामला हत्या का था। अब पुलिस परिवार वालों के कहने पर हत्या का मामला दर्ज करती है धारा 302, 201 व 120 के बी के तहत। अब पुलिस के सामने एक नया सवाल रहता है कि आखिर इस व्यक्ति की शादी एक दिन पहले हुई थी और इसका दुश्मन भी कोई नहीं है। यह लड़का अभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट करके अपने गांव लौटा था। गांव में भी बहुत कम लोगों को वह जानता था, बहुत कम लोगों से उसकी दोस्ती थी। आखिर कत्ल कौन कर सकता है? पुलिस के सामने तरह तरह के सवाल थे। पुलिस उन सवालों का जवाब ढूंढ रही थी। पुलिस कई दिनों तक तलाश करती है, फोन नंबर, फोन डिटेल्स निकालती है, सब कुछ करती है, लेकिन उसको कुछ पता नहीं चलता है। बेहद परेशानियों का सामना पुलिस को करना पड़ता है। अब जैसे ही उसका अंतिम संस्कार हो जाता है, जो तिरही होती है, वो तिरही वगैरह सब खत्म हो जाता है, वैसे ही जो उसकी पत्नी होती है वह अपने घर चली जाती है। घर चली जाती है तो यह बात परिवार वालों को खटकने लगती है। घर में उसके पति की अभी मौत हुई थी कुछ दिन पहले। जैसे ही काम बीता है वह अपने घर चली गई। अब वो पुलिस स्टेशन में जाते हैं और उस अपने बहू के ऊपर शक जताते हैं, रागिनी के ऊपर शक जताते हैं। अब पुलिस रागिनी के फोन को ट्रेस करती है, कॉल डिटेल्स निकालती है, तो पता चलता है कॉल डिटेल्स से कि रागिनी ने एक उपेंद्र नाम के व्यक्ति को रात में 12 बजे फोन किया था। अब पुलिस उस उपेंद्र नाम के व्यक्ति को पकड़ती है। दरअसल वह उपेंद्र कोई और नहीं, वह उपेंद्र यादव वही व्यक्ति था जो अशोक के पिता का मित्र था और वह रिश्ते से लड़की का मौसेरा बहनोई भी था। अब यह बात जब पुलिस को पता चलती है कि उपेंद्र उसका मौसेरा बहनोई भी है और जीजा साली का रिश्ता भी रहा था दोनों में, पुलिस उपेंद्र को गिरफ्तार करती है और पूछताछ करती है। उपेंद्र के पास से जो फोन था उसमें जो सिम लगी थी वो बिल्कुल नई थी, उस पर किसी का अभी कॉल नहीं आया था। उपेंद्र कहता है कि मैं कोई फोन नहीं यूज करता था। जैसे ही पुलिस उपेंद्र से बातचीत करती है और कोई सबूत नहीं मिलता है तो उपेंद्र को छोड़ देती है। अब वह दुल्हन को लेकर आती है और जैसे ही दुल्हन आती है, पुलिस जब उससे पूछताछ करती है तो दुल्हन सारी बात बताने लगती है। पहले इधर उधर बरगलाने की कोशिश करती है, लेकिन भला पुलिस को कौन रोक सकता है सच्चाई जानने से। अब पुलिस जैसे ही अपने आप पर आती है और उससे पूछताछ करने लगती है, वह सारी हकीकत बयां करने लगती है। वह बताती है कि जो उपेंद्र रहता है उससे कई सालों से उसका रिश्ता रहता है, उससे वह बेहद ही मोहब्बत करती थी। उपेंद्र शादीशुदा है और उसका 2 लड़का भी है। अब यह सुनते ही पुलिस हैरान रहती है कि एक ऐसा बहनोई जिसके 2 बच्चे हैं, बीबी हैं, फिर भी अपने साली से मोहब्बत कर रहा था। सभी लोग हैरानी से इस बात को सुन रहे थे। वो बताती है कि जब शादी के दिन जो उसके जीजा थे उपेंद्र, वह उसके साथ कुछ ऐसी हरकतें कर रहे थे जिसे सिर्फ दूल्हे ने देखा था और दूल्हा काफी नाराज हुआ था, कहीं उसकी पोल ना खुल जाए, इसलिए उसने अशोक यादव का कत्ल करवा दिया। सुहागरात के दिन दोनों के बीच तू मैं हुई थी इस बात को लेकर के। अब जब पता चलता है कि उपेंद्र ने अशोक का कत्ल किया है, जैसे ही पुलिस अब अशोक को गिरफ्तार करने के लिए जाती है, तैसे ही पता चलता है कि अशोक घर से डीजल लेने के लिए गया है। शाम हो गई है लेकिन वह आया नहीं है। अब पुलिस अशोक की तलाश करती है, तभी पता चलता है
कि अशोक की भी बॉडी एक खेत में मिली हुई है। अब पुलिस हैरान थी कि उपेंद्र खुद एक कातिल है। अशोक का कत्ल करने के बाद उपेंद्र की बॉडी एक खेत में मिली है। अब पुलिस काफी परेशान होती है और उपेंद्र की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। गांव वालों को, आसपास सभी लोगों को जब यह बात पता चलती है कि उपेंद्र ने अशोक की हत्या की थी, बहनोई अशोक उपेंद्र का उसके ही साली रागिनी से अफेयर चल रहा था, मोहब्बत में दोनों बंधे हुए थे। लेकिन पूरे गांव के लोग और समाज के लोग, आसपास पड़ोसी रिश्तेदार सिर्फ एक बात जानने के लिए काफी बेताब थे कि जब उपेंद्र ने अशोक की हत्या की तो उपेंद्र की हत्या आखिर किसने की। ना तो उपेंद्र के पास उस समय कोई मोबाइल था, ना ही कोई आसपास व्यक्ति था। घर वालों के अनुसार वह सुबह 7:30 बजे डीजल लेने के लिए निकला था। पुलिस काफी पता लगाती है। सर्विस लांस लड़की का जो मोबाइल नंबर रहता है रागिनी का, पुलिस शक करती है कि हो सकता है कि रागिनी ने ही उपेंद्र का मर्डर करवा दिया हो, हत्या करवा दी हो अपने बचने के लिए। कई तरह के वैज्ञानिक अनुसंधानों का प्रयोग पुलिस करती है, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता है। अब पुलिस उसकी लाश का पोस्टमार्टम कराती है तो पता चलता है उसकी बॉडी यानी कि उपेंद्र की मौत दम घुटने से हुई थी। पुलिस हैरान थी। उसके पेट में मात्र 100 ग्राम खाने मिले थे और खाने में ना कोई जहर था, ना ही कोई नींद की गोली थी। अब पुलिस इसकी तलाश कर रही है, आज भी तलाश कर रही है। अभी भी अपराधी पुलिस के पकड़ से बाहर है और जो रागिनी है, जो कातिल है, उसको पुलिस ने अपनी हिरासत में लेकर सलाखों के पीछे भेज दिया है। दरअसल इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, सावधान करना है, किसी को परेशान करना या हैरान करना नहीं है। बहुत से साथी कमेंट करते हैं कि कहानी बड़ी छोटी होती है और आप 10 से 15 मिनट ले लेते हैं। दरअसल कहानी है, कोई छोटी सी न्यूज़ तो है नहीं 2 मिनट में ही सुना दिया जाए। कहानी जब तक आप आनंद लेकर नहीं सुनेंगे, आपको कुछ भी मजा नहीं आएगा। कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिनका नाम है वीरेंद्र कुशवाहा, अहमदाबाद गुजरात से हैं, नेहा सिंह हैं, मोहम्मद मेहताब भाई हैं भागलपुर से, सतीश गुप्ता जी हैं मऊ से, मुख्तार भाई हैं आजमगढ़ से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इतना प्यार सपोर्ट देते हैं। आगे भी आपसे ऐसे ही प्यार सपोर्ट की उम्मीद है। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।